नीलामी मेले में जाता है क्योंकि यह वाहन उसके काम को आसान बना देगा। इसीलिए उसने अपना लगभग सारा पैसा उस रोबोट को खरीदने में खर्च कर दिया। एक सर्वनाशकारी दुनिया जहां पर पानी और भोजन के दुर्लभ संसाधन हैं और वहीं पर ही दो भाई बहन अपने पिता की अचानक मृत्यु की जांच करते हुए रेगिस्तान में जीवित रहने का प्रयास करते हैं। सो कहानी की शुरुआत होती है, हमें अर्नेस्ट नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में भटकते समय दो अतिचारियों से मिलता है जो उसके कुएं में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए वह उन्हें स्थिर खड़े रहने और धीरे धीरे घूमने का आदेश देता है। हालांकि उसके निर्देशों का पालन करने की बजाय उनमें से एक व्यक्ति प्रतिक्रिया करने का फैसला करता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट तुरंत अपनी राइफल से निशाना बनाता है और उनमें से एक को मार गिराता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह अपनी पैंट गीली करने के बाद प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसका भी यही हाल होगा। इसीलिए दूसरा आक्रमणकारी अपनी रिवॉल्वर से अर्नेस्ट को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे पहले ही गोली शूट कर देता है। फिर वह अपने बेटे से मिलने जाता है और वे दोनों कुएं में प्रवेश करने के लिए ताला खोलते हैं। इस बिंदु पर अर्नेस्ट को पता चलता है कि जलाशय खाली है, इसलिए उन्हें बिना पानी के घर लौटना पड़ता है। तभी रास्ते में दोनों कुछ दुकानदारों से बातचीत करने और उन्हें कुछ उत्पाद बेचने के लिए रुकते हैं। फिर व्यापार करने के बाद अर्नेस्ट और उसका बेटा खेत की ओर अपने रास्ते पर चलते हैं, लेकिन रास्ते में गधा जो पूरी यात्रा में उनके साथ था वो घायल हो जाता है और बेचारे जानवर को उसके दुख से बाहर निकालने के लिए अर्नेस्ट उसके सिर में गोली मार देता है, क्योंकि वह जानता है कि रेगिस्तान में तड़पते रहने की बजाय उसके लिए मर जाना बेहतर होगा। लेकिन उसी समय जेरोम पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि वह जानवर से जुड़ गया था, लेकिन वह जानता है कि उसके लिए इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। फिर कुछ घंटों बाद दोनों घर पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि मैरी उनके परिवार की एक और सदस्य है जो कि अर्नेस्ट की सबसे बड़ी बेटी है और घर की देखभाल करती है, जबकि उसके पिता और उसका भाई काम पर जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में आपूर्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। उस बंजर जगह में अपने जीवन से थक चुकी मैरी अपने प्रेमी से मिलने के लिए आधी रात को घर छोड़ने का फैसला करती है, जबकि उसके पिता सुबह रेडियो सुनकर विचलित हो जाते हैं। फिर अर्नेस्ट एक बड़ी भार ले जाने में सक्षम मशीन खरीदने के उद्देश्य से नीलामी मेले में जाता है, क्योंकि यह वाहन उसके काम को आसान बना देगा। इसीलिए उसने अपना लगभग सारा पैसा उस रोबोट को खरीदने में खर्च कर दिया था। फिर अर्नेस्ट जेरोम को अस्पताल में अपनी माँ से मिलने ले जाता है, जो कि कुछ साल पहले एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसमें उसकी चारों अंगुलियां लकवाग्रस्त हो गई थी। उसके पति को आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए भुगतान करने और कैथरीन को कुछ गुणवत्तापूर्ण जीवन देने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। फिर वह खेत में वापस जाते समय वह अपने वाहन में ईंधन भरने के लिए रुकता है और वह ठंडा होने के प्रयास में ईंधन का एक घूंट लेने का फैसला करता है। फिर हमें फ्लेम नामक एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अर्नेस्ट की नई मशीन उधार मांगता है, लेकिन अर्नेस्ट उसे मना कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकता और उसे कहता है, कैलेब को मैं अपने खेतों में पानी की आपूर्ति करने के लिए काम में लूंगा। लेकिन हितों के टकराव ने कुएं के कर्मचारी को ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि फ्लेम का मानना है कि अगर उसे उन लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला तो वह उन्हें पाइपिंग सिस्टम बनाने के लिए मनाने में सक्षम होगा जो खेत में पानी की आपूर्ति करेगा, लेकिन उसे ऐसा करने का मौका कभी नहीं मिला। फिर अगले सप्ताह एक बार फिर से अर्नेस्ट और उसका बेटा कैलेब के साथ व्यापार करने के लिए यात्रा पर निकले। हालांकि इस बार वे खेत की उर्वरता को बहाल करने के प्रयास में माल के परिवहन के लिए रोबोट का उपयोग कर गए हैं। फिर अर्नेस्ट उस आदमी को अपनी जमीन पर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए मनाने का प्रस्ताव देने का फैसला करता है, लेकिन एक बार फिर उसका प्रयास व्यर्थ जाता है, क्योंकि उसके कुएं का उपयोग अब पानी इकट्ठा करने के लिए नहीं किया जाता है। फिर अर्नेस्ट जाल बनाने के लिए इसे और भी गहरा खोदने का फैसला करता है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर वह भाग्यशाली रहा तो एक हिरण या एल्क पानी की तलाश में वहाँ से गुजरेगा। जब ऐसा होगा तो जानवर प्लास्टिक पर पैर रखेगा और जाल में गिर जाएगा। फिर अपने पिता को कुएं से बाहर निकालने में मदद करने के बाद जेरोम उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह अपनी चाल का अभ्यास करना चाहता है। हालांकि वह अब भी एक किशोर है, लेकिन जेरोम अपने कंधों पर जिम्मेदारी महसूस करता है और जानता है कि उसे अपने पिता की तरह एक मजबूत आदमी बनने की जरूरत है। जब से वह पैदा हुआ है तब से जेरोम एक शत्रुतापूर्ण वातावरण में रहता है, लेकिन उसका दिल इतना दयालु रहता है कि वह किसी को भी चोट पहुंचाने में असमर्थ है। लेकिन अर्नेस्ट ने खुलासा किया कि वह अपनी एक यात्रा के दौरान वह लटकते कानों वाली एक खूबसूरत युवती से मिला जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी जीवन साथी होगी। लेकिन जेरोम कहता है कि उसके पास अभी शादी के बारे में सोचने का समय नहीं है। फिर घर जाते समय अर्नेस्ट ने मोटरसाइकिल पर विपरीत दिशा से आते हुए एक व्यक्ति को देखा और महसूस किया कि वह उसकी बेटी के साथ बाहर जा रहा है। फिर जब वह घर पहुंचता है तो वह मैरी को उस आदमी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखने का आदेश देता है, लेकिन मैरी कहती है कि वह बहुत जल्द इस घर को छोड़कर चली जाएगी और अर्नेस्ट का रवैया लड़की की फ्लेम के प्रति भावनाओं को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम करता है और मैरी को उससे नफरत करने के लिए प्रेरित करता है, जिसे अर्नेस्ट अपनी बेटी को अंदर ही कैद रखने के लिए दृढ़ संकल्पित लेता है। फिर अर्नेस्ट एक कठोर निर्णय लेता है और अपने घर की सभी खिड़कियां
खिड़कियां बंद कर देता है। फिर अगली सुबह अर्नेस्ट को पता चलता है कि उसके गैरेज का ताला टूटा हुआ है और रोबोट गायब है, जिसे क्रोधित अर्नेस्ट युवक के पिता सैम से बात करने जाता है और उसे पाता है कि फ्लेम पहले ही उसकी कार में यह बहाना बनाकर गया है कि वह आपूर्ति सामान लेने जा रहा है। जब अर्नेस्ट ये सुनता है, उसको यह संदेह होने लगता है कि यह वही गया है जहां उसने मशीन छुपा रखी है और वह तुरंत अपनी बंदूक पीठ पर रखकर उनके पीछे जाता है। वह चट्टान की दीवार पर चढ़ता है और किसी कारणवश वह बेहोश हो जाता है, लेकिन जब वह उठता है तो उसके चेहरे पर एक मुक्का लगने से वह आश्चर्यचकित हो जाता है। अर्नेस्ट का सामना कैलेब और उसके आदमियों से होता है, जो उस पर कुएं से जल चुराने के लिए अपनी मशीन का उपयोग करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अर्नेस्ट तुरंत आरोपों से इनकार कर देता है और कैलेब को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन पागल आदमी उस पर चाकू से हमला करता है, लेकिन अर्नेस्ट ने अपने दुश्मनों के हाथ से बंदूक छीनने के बाद उन्हें डराना शुरू करता है और उसके पास अपनी राइफल पकड़ने का मौका है और वह भागने में सफल हो जाता है। हालांकि उसे कैलेब से एक सजा मिलती है, जो कहता है कि वह एक रात रेगिस्तान से गुजरते समय उसे खत्म करने के लिए अपने लोगों को भेजेगा। फिर अर्नेस्ट उस रात रेगिस्तान से गुजरते समय फ्लेम को शांति से सोते हुए देखा और उसे बांधने के बाद उसे अपनी बंदूक से जगाया। फिर अर्नेस्ट फ्लेम को कैलेब के शिविर में वापस ले जाने की योजना बनाता है। उसकी योजना उसे आपूर्ति वापस करने और खुद को सही साबित करने की है कि फ्लेम चोरी के लिए जिम्मेदार था, लेकिन लंबी पैदल यात्रा के बाद सूर्य के नीचे दोनों ही बेहद निर्जलित होने लगते हैं। तभी फ्लेम कहता है कि वह अब और नहीं चल सकता क्योंकि वह बहुत प्यासा है, लेकिन फ्लेम ने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद भी अर्नेस्ट अभी भी उसके लिए दया महसूस करता है और उसे जाने देने का फैसला करता है, क्योंकि चोरी की गई वस्तुओं में पानी नहीं, बहुत सारा पैसा है। फिर दोनों ने ही वहाँ रखी एक शराब की बोतल पीने का फैसला किया और फ्लेम ने मशीन चोरी करने के लिए माफी मांगी और वह इस तथ्य को कभी नहीं भूल पाया कि राज्य ने उसके पिता की जमीन ले ली और उन्हें दूसरे लोगों में बांट दिया। उसके परिवार के पास बहुत पैसा हुआ करता था, लेकिन सरकार की वजह से अब उनके पास लगभग कोई संसाधन नहीं है। इस अन्याय से क्रोधित होकर फ्लेम ने वापस लड़ने का फैसला किया और जल की आपूर्ति चुरा ली, जो कि कैलेब नामक एक राज्य कर्मचारी ने इकट्ठी की थी, और उसने कहा कि वह उन्हें बेच सकता है क्योंकि वे उन आपूर्तियों को वापस न करने के लिए अर्नेस्ट को मनाने के प्रयास में फ्लेम ने उसे अपना भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया और उसे प्राप्त हुए पैसों का आधा हिस्सा देने की पेशकश की। हालांकि अर्नेस्ट ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसकी नैतिक भावना उसे नशे में भी अवैध रूप से कार्य करने से रोकती है। अर्नेस्ट अभी भी फ्लेम को गड्ढे में मौजूद लोगों को जल सौंपने के लिए कहा, लेकिन फ्लेम जानता है कि उसके जिंदा बाहर निकलने की बहुत कम संभावना है, इसलिए वह इस तथ्य का फायदा उठाता है कि उसके फादर इन लॉ नशे में हैं और उस पर एक पत्थर फेंकता है। ऐसा करते हुए आदमी एक नुकीली चट्टान पर अपना सिर मारता है और बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो वह पाता है कि फ्लेम उसे बोतल से डुबाने की कोशिश कर रहा है, जो कि शराब होती है, और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। फ्लेम की योजना यह दिखाने की है कि अर्नेस्ट के साथ दुर्घटना हुई है क्योंकि वह नशे में था, ताकि कोई उस पर अपराध का आरोप न लगा सके। फिर कुछ घंटों बाद फ्लेम मैरी को लेने आता है और वह अपने प्रेमी के साथ भागने के दृढ़ निश्चय को देखकर बेहद खुश होती है। फिर मैरी अपनी चीजें उठाती है और अपने पिता के आने से पहले बाइक पर बैठ जाती है। फिर जेरोम अपने पिता को ने आता हुआ देख उनकी की तलाश में निकल जाता है और कई घंटों तक चलने के बाद जेरोम एक कुएं पर पहुंचता है और वहां पर कैलेब को पाता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पिता को एक भयानक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जो कि अब जीवित नहीं है। फिर अर्नेस्ट के शरीर को आराम दिया जाता है और दोनों भाई बहन अपनी माँ को खबर बताने जाते हैं। इतने लंबे समय में पहली बार है मैरी उससे मिलने आई है। फिर कुछ दिनों बाद फ्लेम जेरोम को वह ट्रांसपोर्ट मशीन उधार देने के लिए मनाने की कोशिश करता है ताकि वह कुएं से जल ले जाना जारी रख सके, क्योंकि मैरी अब गर्भवती है। इस कारण परिवार को पैसे की जरूरत है, इसलिए जेरोम कैलेब और उसके आदमियों के साथ व्यापार करते हुए फ्लेम के अनुरोध को स्वीकार करता है। इसीलिए युवक अवसर का लाभ उठाकर उनके करीब आने की कोशिश करता है, क्योंकि कैलेब सरकार के लिए काम करता है और फ्लेम जानती है कि वह उसके खेत और हमें पानी की आपूर्ति करने में सक्षम है, और उसे ब्लैकमेल करने के लिए अर्नेस्ट की हत्या की जाती है। लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि अपराध के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार था, और चूंकि उसके पास सबूत है कि कैलेब और अर्नेस्ट के बीच पिछली रात झगड़ा हुआ था, और फ्लेम अधिकारियों को यह बात बताने की धमकी देता है, लेकिन वह अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के डर से, जो कि उसने किया ही नहीं है, कैलेब एक पाइपिंग प्रणाली बनाने का निर्णय लेता है जो कि खेत में पानी लाती है और उसे सभी स्थानीय लोगों को लाभ होता है। फिर कुछ सप्ताह बाद जैसे जैसे महीने बीते गए, पहला अंकुर दिखाई देने लगा। सूखी मिट्टी उपजाऊ खेत में बदल गई और फ्लेम ने गेहूं की अपनी पहली फसल काटने की तैयारी की। फिर मैरी और फ्लेम को आखिरकार शादी करने और अपने बड़े दिन का जश्न मनाने का मौका मिलता है। हालांकि फ्लेम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाया और समय समय पर खुद को उन दिनों के बारे में सोचते हुए पाता है। फिर एक दिन वह अपने पिता को कुछ बैंक अधिकारियों से बात करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि अर्नेस्ट की जमीन जब्त कर ली गई है। यह जमीन कई सालों से गिरवी रखी हुई थी, लेकिन कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता था। हालांकि अब जब उस जगह पर पानी चल रहा है तो नए खरीदार कर्ज चुकाने के लिए दिखाई दिए हैं। फिर फ्लेम सुज और रॉबी के पीछे पड़ जाता
जाता है, जिन्होंने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि संसाधनों की कमी के कारण अभी के कुछ वर्षों में जन्म दर बहुत कम रही है। इसीलिए अमीर परिवार के लोग बच्चों को गोद लेने के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। इसीलिए फ्लेम कहता है कि वह अपने बेटे को उसके जन्म के बाद बेच देगा और दंपति से यह पता लगाने में मदद करने के लिए कहता है कि एक बच्चे की कीमत कितनी होगी। वह इस बातचीत में उसकी मदद करने के लिए खेत को बचाने के लिए पैसे का उपयोग करने का इरादा रखता है। फिर रॉबी अपने बेटे को कुएं पर ले जाता है, सिर्फ यह जांचने के लिए कि खरीदार बच्चे के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। लेकिन फ्लेम उसके बच्चे को बेच देता है, जिसे क्रोधित होकर बच्चे का पिता अपराधियों पर हमला करता है, जिसमें वह मारा जाता है। फिर फ्लेम उनका अगला लक्ष्य बन जाता है और आग के आदान प्रदान के दौरान गोली लगने से बचने के लिए उसे पैसे लेकर भागना पड़ता है और इस हमले परिवहन मशीन को भी एक गोली हिट होती है और इसकी प्रोग्रामिंग इसे अपने निर्माता के पास वापस ले जाती है। बच्चे की बिक्री से फ्लेम को खेत खरीदने के लिए पर्याप्त धन मिलता है और वह जेरोम को कहता है कि उसने परिवहन मशीन बेचकर पैसा प्राप्त किया, जो उसके अनुसार रॉबी द्वारा खरीदा गया था। जब उसे पता चलता है कि मशीन बेच दी गई है तो जेरोम क्रोधित होता है, क्योंकि यह उसके पिता द्वारा उसके लिए छोड़ दी गई यह एकमात्र वस्तु थी। फिर रोबोट सड़क पर कई दिनों तक रहने के बाद आखिरकार मशीन केल्विन हुआन की डीलरशिप पर पहुंचती है और केल्विन को पता चलता है कि मशीन पर गोलियों के निशान हैं। फिर केल्विन अर्नेस्ट के घर से संपर्क करता है तो जेरोम कॉल का जवाब देता है और उसे पता चलता है कि फ्लेम से मशीन खो गई थी, बेची नहीं गई थी। अब जब वह जानता है कि फ्लेम झूठ बोल रहा था, इसीलिए जेरोम सीमा पार करने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला करता है। हालांकि वह अकेला है, इसलिए उसे अकेले यात्रा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसे एना नामक एक लड़की की मदद मिलती है, जिससे वह सीमा पार करने के लिए दुर्घटनावश मिलता है। उसे देखने पर जेरोम को पता चलता है यह लड़की बहुत सुंदर है और उसके कान लटके हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने अलविदा कहने से पहले एक लड़की के बारे में बताया था। फिर जेरोम उसे पूछता है कि क्या तुम अर्नेस्ट नामक आदमी को जानती हो, लेकिन लड़की को याद नहीं आता कि उसने कभी ऐसा नाम सुना हो। फिर अगली सुबह जेरोम डीलरशिप पर पहुंचता है और केल्विन से मिलता है, जो कि उसे कहता है कि मशीन ठीक है और वह जेरोम को दिखाता है कि वाहन में रिकॉर्डिंग करने के लिए एक कैमरा है। फिर रिकॉर्ड किए गए वीडियो के माध्यम से जेरोम को एक बार फिर अपने पिता की आवाज सुनने और कुछ क्षण उनकी छवि देखने का मौका मिलता है और वह देखता है कि उसके पिता की मृत्यु के दिन वास्तव में उनके साथ क्या हुआ था और उसे पता चलता है कि यह फ्लेम था जिसने अर्नेस्ट को एक पत्थर से मारने के बाद उसे मार डाला था। लेकिन फ्लेम के पास उसे अस्पताल ले जाने का मौका था, क्योंकि वह आदमी अभी भी जीवित था, लेकिन इसके बजाय उसने उनके हाथों को मशीन से बांध दिया और यात्रा के दौरान उसे कुएं तक घसीटा। अर्नेस्ट विरोध नहीं कर सका और एक अत्यंत दर्दनाक तरीके से मारा गया। जब वह शेष फुटेज देखता है तो जेरोम को पता चलता है कि फ्लेम ने खेत खरीदने के लिए पैसे कैसे जुटाए और उसे पता चलता है कि रॉबी को मार दिया गया है। अगले दिन वर्षों में पहली बार रेगिस्तान में बारिश होने लगती है और फ्लेम आधी रात को उत्साहित होकर जाग जाता है। फिर वह तूफान की प्रशंसा करने के लिए खिड़की के पास जाता है और जेरोम को रसोई में बैठा पाता है। जेरोम बताता है कि मेन अस्पताल में अपनी माँ से मिलने गया था, इसलिए वह पूरी रात बाहर रहा। फिर वह कहता है कि वह अगले हफ्ते फिर से मिलने आएगा और जेरोम उसे बताता है कि उसने खलिहान में परिवहन मशीन देखी और पूछता है कि फ्लेम इसे वापस कैसे लाने में कामयाब रहा। लेकिन फ्लेम यह समझने में असमर्थ कि मशीन कैसे वापस आ सकती है। फिर भी फ्लेम कहता है कि रॉबी इसे वापस लाया होगा और कहता है कि वह बाद में उससे बात करेगा। फिर कुछ दिनों बाद जेरोम अपनी माँ से मिलने जाता है, जो नानी बनने के लिए उत्सुक है और अपने बेटे से बात करते हुए कैथरीन को पता चलता है कि कुछ गलत है, लेकिन जेरोम उसे यह बताने से इनकार कर देता कि अब अपना बदला लेने का समय आ गया है। जब वह घर लौटता है तो युवक फ्लेम के साथ शिकार करने जाता है। हालांकि वह पूरे दिल से चाहता है कि फ्लेम के सिर में गोली मार दी जाए, लेकिन जेरोम जानता है कि बदला लेने का समय अभी नहीं आया है और उस शाम खाने के लिए हिरण को गोली मार देता है। और जेरोम कहता है कि उसे रॉबी का फोन आया था और उसने कहा कि उसे फ्लेम से बात करने की जरूरत है। जब उसने सुना कि रॉबी कैसे कॉल कर सकता है, वो तो मर गया है और उसे एहसास कि जेरोम झूठ बोल रहा है, क्योंकि रॉबी तो है ही नहीं। फिर अगले दिन पत्रवाहक खेत में आता है और रॉबी से संबोधित फ्लेम को एक लिफाफा देता है। पत्र में कहा गया है कि रॉबी ठीक है, लेकिन गोली के घाव से उबरने के लिए उसे भोजन और पानी की जरूरत है। इसलिए रॉबी ने फ्लेम के साथ एक बैठक स्थल स्थापित किया और उससे मिलने के लिए कहा। फिर फ्लेम अपनी पत्नी को अलविदा कहता है और झूठ बोलता है कि वह कुछ आपूर्ति लेने कुएं पर जा रहा है। फिर वह जेरोम के पास जाता है और उसे पूछता है कि राइफल कहाँ है, लेकिन जेरोम कहता है कि वह इसे मरम्मत के लिए ले गया था। पत्र मिलने के बाद फ्लेम को पता चलता है कि रॉबी वास्तव में जीवित है और जरूरत पड़ने पर खुद का बचाव करने के लिए रसोई से चाकू लेने के बाद जेरोम पर संदेह करने के लिए माफी मांगता है। फिर फ्लेम घाटी की ओर चलता है और आपूर्ति ले जाने के लिए मशीन की मदद लेता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो युवक अपने दोस्त को फोन करना शुरू कर देता है और उसे बताता है, मैं बताई गई जगह पर पहुँच गया हूँ, और वह मानता है कि उसके पति ने बच्चे को बेच दिया है और पैसे लेकर भाग गया है। जब वह रेगिस्तान में रॉबी की तलाश कर रहा था, तभी फ्लेम एक जानवर के जाल में गिर जाता है और उसका पैर
सुनकर तुरंत टूट जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है और रॉबी से मदद के लिए आने के लिए कहता है, लेकिन वह जेरोम से मिलता है और उसे देखकर वह बेहद राहत महसूस करता है कि जेरोम उसे बचाएगा। फिर फ्लेम दर्द में रोना शुरू कर देता है और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए मदद मांगता है। हालांकि जब वह जेरोम को अपने हाथ में एक पत्थर के साथ देखता है तो उसे पता चलता है कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और उसे पता चलता है कि यह सब जेरोम द्वारा रची गई बदला लेने की साजिश थी। सच्चाई यह है कि रॉबी जीवित नहीं है और पत्र जेरोम से मुझे लुभाने की योजना थी जिसने उसके पिता की जान घाटी में ली थी, लेकिन उसे मारने के बजाय युवक कुछ घंटों तक फ्लेम को देखता है जो मदद के लिए मजबूरी में चिल्लाना शुरू कर देता है। हालांकि उसे सुनने के लिए कोई नहीं है और निकटतम खेत कुछ किलोमीटर दूर है, इसलिए जेरोम के लिए बदला लेने के लिए एकदम सही जगह है। लेकिन जेरोम अभी भी फ्लेम के प्रति दया महसूस करने में सक्षम है और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि जेरोम को हेर फेर करने के प्रयास में युवक ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का अवसर लिया था, तो वह कहता है कि मैरी कभी भी अपने दम पर एक बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाएगी और उसका जीवन बहुत बुरा होगा। हालांकि जब उसे पता चलता है कि फ्लेम उसके शब्दों का प्रयोग उसे उसकी योजना से विमुख करने के लिए कर रहा है, तो जेरोम कार्रवाई करने का निर्णय लेता है और उसके सिर में एक गोली मारकर युवक को खत्म कर देता है। फिर अपना बदला लेने के बाद युवक घर लौटता है और उसे मैरी का सामना करना पड़ता है, जो यह मानने लगी कि उसे उसके पति ने छोड़ दिया है। जब वह अपनी बहन को कोनों में उदास और रोते हुए देखता है, जेरोम को दोषी महसूस होता है, लेकिन वह जानता है कि वह उसे सच नहीं बता सकता। वह नहीं चाहता कि उसकी बहन को पता चले कि उसका पति वास्तव में अर्नेस्ट के खात्मे के लिए जिम्मेदार था। सो इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।